जो झा साहब ने कहा कि चर्चा का स्तर बहुत अच्छा रहा। झा साहब, चर्चा का स्तर तब अच्छा माना जाता है जब बात बैलेंस तरीके से की जाए। मान्यवर, एक भी विपक्ष के सदस्य ने दोष सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए, इसकी जरूरियात ही महसूस नहीं की। हम किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं, जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हत्या कर 100 में से 66 लोग बरी हो जाए, जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार कर 100 में से 60 लोग बरी हो जाए, चोरी कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, डकैती कर 100 में से 70 लोग बरी हो जाए, बाल अपराध कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए। दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है मान्यवर? कोई नहीं बोला। इतना सारा रिसर्च करते हैं तो इतना भी तो कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। मान्यवर, हत्या के अंदर सिर्फ 44% लोगों को देश में हम सजा दिला पाते। मैं तो प्राइमरी कोर्ट की बात करता हूं, ऊपर जब जजमेंट आता है तब ये और गिरता है। मान्यवर, बलात्कार के अंदर 39%, चोरी के अंदर 38%, डकैती के अंदर 29% और बाल अपराध के अंदर 37% सिर्फ मात्र। क्या हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? किसी ने इसका सजेशन नहीं दिया, कुछ अच्छे सुझाव देते कि भाई ये बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, मगर इसमें इतना ध्यान रखिए, इसमें इतना सुधार करिए, तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया, मैं मान सकता था माननीय अध्यक्ष। मैं और देशों की भी बहुत सारी बातें हुई, उस देश के कानूनों का अध्ययन करे बगैर इसका रेफरेंस दिया गया है। हमारा कानून तो शक्ति के हिसाब से बच्चा है मान्यवर, इससे कठोरतम कानून दुनिया के देशों के अंदर बने हैं। और वहां पर दोष सिद्धि का प्रतिशत देखें, दक्षिण अफ्रीका में 82%, यूनाइटेड किंगडम में 84%, कनाडा के अंदर 64%, ऑस्ट्रेलिया में 97% और अमेरिका में 93%। ये क्यों है? क्योंकि वहां प्रोसिक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक एविडेंस का आधार मिला हुआ है। साइंटिफिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, इसके आधार पर प्रोसिक्यूशन एजेंसी आगे बढ़ती है, इसलिए अदालतों को सजा करना बहुत सरल हो जाता है और जो गुनहगार है उसको कानून की गिरफ्त से भागना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस ओर मोड़ना नहीं चाहते? मोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सदन के सामने ये बिल आया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ राजनीति की कोरी चिंता करेंगे? राजनीतिक चिंताओं का सम्मान है, आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है और मैं दूंगा भी, परंतु आप में से कोई एक तो भला बोलता कि भैया ये जरूरी है मगर इतनी चिंता करिए। एक का मैंने सब भाषण धैर्य से सुने मान्यवर, कहीं पर भी कोई नहीं बोला। मान्यवर, ये बिल लाने का उद्देश्य दोष सिद्धि को बढ़ाना और साइंटिफिक एविडेंस को हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को उपलब्ध कराना है। मान्यवर, एक देश में एक प्रथा हो गई, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम तो चाहते प्रतिपक्ष मजबूत हो, मगर जनता जो चाहती है वही यहां आता है। हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मजबूत हो, परंतु अल्टीमेटली वो तो जनता को निर्णय करना है। मान्यवर, कोई भी सरकार बनती है वो विधि से स्थापित होती है। कोई भी सरकार जो बनती है वो विधि से स्थापित होती है और सरकार लोगों के मैंडेट का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार की हर लेजिस्लेशन को, हर कानून को शंका की दृष्टि से देखकर एक शंका का गहरा बादल देश के विचारों के आकाश पर बना देना कितना उचित है।
जन भावनाओं को गुमराह करना, शंकाओं के औथार के नीचे आप हर चीज को जनता के मन में भय उत्पन्न करना, ये कितना ठीक है माननीय? हमने कहीं ना कहीं इसका विचार करना पड़ेगा। ये सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है। पार्टी तो अपने एजेंडा लेकर जनता के सामने जाती है, जनता वोट करती है और उसमें से सरकार बनती है। ये सरकार संविधान बनाता है, संविधान की धाराएं बनाती है, शपथ संविधान के लेने पड़ते हैं। तो सरकार के हर इंटेंट शंका खड़ी करना और शंका का एक बादल खड़ा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास मान्यवर लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं देख रहा हूं हर एक सरकार के कदम को राजनीतिक तराजू के अंदर ही तोला जाता है। हर एक सरकार के कदम को पक्ष और विपक्ष की भाषा में ही देखा जाता है। सरकार के हर उद्देश्य को इसका ये उपयोग हो जाएगा, उसका वो उपयोग। मैं समझ रहा हूं आपको शंका आना स्वाभाविक है, जब आप पावर में थे तब किया है वो दुरुपयोग, आपने किया है दुरुपयोग, मगर हम उनमें से नहीं है, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, कहेंगे पुरानी बात है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, आप तुरंत कहेंगे पुरानी बातें। पुरानी ही है क्योंकि आपकी सत्ता पुरानी हो गई, तो बात तो पुरानी ही आएगी। आज तो आप विपक्ष में बैठे हो मान्यवर, पर मैं इसमें जाना नहीं चाहता। कुछ सदस्यों ने ह्यूमन राइट की बात करी। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था 2 दिन पहले कि मान्यवर ह्यूमन राइट के 2 पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते? जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97% से ज्यादा है, इसकी चिंता न करें। इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए मान्यवर। आप लोगों को जिसकी चिंता करनी है करिए, हम तो वो 57% कानून के हिसाब से लोगों को, जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले मान्यवर। स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट विद्वान लोगों ने यहां कोट किए, मगर हर जजमेंट में से सिलेक्टिव पार्ट ही अपना लेकर पढ़े। उसके आगे लिखा है कि स्वतंत्रता इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता के दायरे हैं। स्वतंत्रता कानून के दायरे में संविधान के 4 कोने के बीच में दी गई है, और इस स्वतंत्रता की व्याख्या और किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं उपयोग की जा सकती। ये स्वतंत्रता नहीं। मान्यवर, स्वतंत्रता का सम्मान हम भी करते हैं स्वतंत्रता का सम्मान। मान्यवर, फौजिया खान जी, संजय जी, सबने शंका का वातावरण खड़ा करने का उपयोग किया है, प्रयास किया है, सवाल भी उठाए हैं, उनका अधिकार है। मगर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों को कि बिल लाने के पीछे मेरी या हमारी सरकार की, ना हमारे प्रधानमंत्री की, किसी की भी मंशा नहीं है। ये बिल लाने के पीछे मंशा, एकमात्र मंशा है, इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए, और इस देश के
कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। और मैं आगे बताता हूं कि किस प्रकार से एक कहा गया कि भाई इसका दुरुपयोग होगा, निजता का हनन होगा। मान्यवर, ये सारा डेटा जो आएगा वो एनसीआरबी के पास रहेगा और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। डेटा भंडारण में किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। एनसीआरबी ही उसको मैनेज करेगी। मान्यवर, एनसीआरबी का जो डेटा भंडारण है उसको सरकार की उच्च से उच्च कक्षा की कमेटी इसका परीक्षण करेगी और डेटा साझा करने के लिए भी एक पद्धति बनाएगी। इसके लिए भी फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनेगी। वो डेटा साझा करने की पद्धति को बनाकर रूल्स के अंदर व्याख्यायित कर ये नोटिफाइड करेगी। मान्यवर, मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एनसीआरबी के पास एक नफीस कर सिस्टम बनाया है। इसके तहत 1 करोड़ फिंगरप्रिंट का डेटा है और अगर ये बिल राज्यसभा के सदस्य पास कर देते हैं तो ये डेटा बहुत बढ़ेगा, फिंगरप्रिंट का डेटा बढ़ेगा। अब किसी भी राज्य के कोई एक दूर के गांव में चोरी होती है और पुलिस जाकर फिंगरप्रिंट लेती है तो फिंगरप्रिंट लेने के बाद पुलिस इसको प्रिजर्व करती है, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाएगा तब फिंगरप्रिंट मैच कर उसको सजा कराने के काम में आएगा। चिदम्बरम साहब ने तो फिंगरप्रिंट पर ही क्वेश्चन कर दिया, मगर अभी तो अदालतें मानती है इसको, इसलिए उसको सजा कराने के काम में आएगा। अब ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा, किसी घर में चोरी होगी तो पुलिस अफसर फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाकर वहां जो उपलब्ध फिंगरप्रिंट है उसको लेगा। घर के लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर उसमें से घर के लोगों के फिंगरप्रिंट को बाहर निकाल देगा। जो बच जाएगा वो फिंगरप्रिंट चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति के है। आज स्थिति है, पुलिस उसको ढूंढती है, उसका फिंगरप्रिंट लेती है और फिर मैच करती है। अब क्या होगा, वो फिंगरप्रिंट वो भेजेगा एनसीआरबी को। वो पुलिस स्टेशन को या पुलिस को पूरे फिंगरप्रिंट का एक्सेस नहीं है। वो पुलिस स्टेशन भेजेगा फिंगरप्रिंट एनसीआरबी को। एनसीआरबी 1 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा को 3.5 मिनट में रन कर अगर उसमें वो चोर है तो उसका नाम पुलिस स्टेशन को भेज देगा। पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं। अब भला बताइए, इसमें क्या निजता का हनन होगा? क्या हनन होगा? किसी महिला पर अगर बलात्कार हुआ है, वहां से जो बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा उसका बायोलॉजिकल सैंपल के डेटा के साथ जिन्होंने महिलाओं के अपराध किया है इसके साथ मैचिंग कर अपराधी को जल्दी पकड़ लिया जाए और 1 साल के अंदर उसे सजा हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? निजता का हनन तो तब होगा जब ये डेटा पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएंगे। किसी को ये डेटा नहीं देना है। पुलिस स्टेशन से क्वेश्चन आएगा, इसका मैचिंग कर जवाब पुलिस स्टेशन पर जाएगा जो कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस होगा। माननीय गृह मंत्री जी, 1 मिनट। Since we are discussing this bill, we may extend the sitting of the house till it's disposed of, and then the special mention is also taken. Thank you. सहमति। मान्यवर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इससे किसी का भी निजता का हनन नहीं होने वाला है। कोई डेटा लीकेज का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। रूल्स के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जो डेटा रखने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी। और आजकल तो मान्यवर टेक्निक बहुत आगे गई, कोड के बगैर डेटा नहीं मिलेगा। इसका कंप्यूटर की क्लॉक में समय भी निश्चित हो जाएगा और उसका एक कंप्यूटराइज रजिस्टर होगा कि किसकी डिमांड पर, किस एजेंसी की डिमांड पर ये डेटा का एक्सेस
किया गया है। मान्यवर, इसके अंदर इतनी शंका ना मान्य संसद सदस्य रखे ना जनता को रखने की जरूरत है। नहीं, इसको पूरे विचार के साथ ही हम नोटिफाइड करेंगे, पूरी सिस्टम बनाने के बाद ही नोटिफाइड करेंगे और रूल्स भी इसके सारे तज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद हम नोटिफाइड। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर शंका राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इसका निरसन जरूरी है। सभी लोगों की शंकाएं राजनीति से प्रेरित है ऐसा मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। मान्यवर, 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक व्याख्या देश के सामने रखी थी और स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि इस देश में जब तक पुलिसिंग के पद्धति को बदला नहीं जाता, इस देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया नहीं जाता और गुनाहों के प्रमाण को भी कम नहीं किया जा सकता। मान्यवर, इन्होंने एस से कहा था स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, एम से कहा था मॉडर्न और मोबाइल, ए से कहा था अलर्ट बट अकाउंटेबल, आर से कहा था रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी से कहा था ट्रेंड और टेक्नोसेवी। ये जो बिल है मान्यवर, ये टी को एड्रेस करने वाला है। देश भर के सभी प्रिजन के अफसर को, सभी पुलिस अफसरों को इसकी टेक्नोलॉजी से ट्रेन करने का अभियान भारत सरकार के बीपीआरएनडी और हमारा एनसीआरबी उठाने वाला है। इनको ट्रेन करेंगे और उनको टेक्नोसेवी भी बनाएंगे और तब जाकर ये बिल की मंशा सब पूरी होगी। मान्यवर, क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? मान्यवर, ये सदन में भी ये सोचना पड़ेगा कि हम वही रहना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति की गुल्ला डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजें राजनीति के करने के लिए। मैं बंगाल आऊं चुनाव के लिए तब कर लो भाई, कौन डरता है? कर लेंगे दो दो हाथ, हम नहीं डरते। मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है, गुनहगारों को सजा कराने का सवाल है, मुझे लगता है मान्यवर इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी। और ये जो बिल मैं लेकर आया हूं, ये एक अकेला हमारा प्रयास नहीं है मान्यवर। विगत 2.5 साल के अंदर ढेर सारी चीजें मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने की। मोदी जी ने जो व्याख्या की है, इसके 8 बिंदुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर ये बिल आइसोलेशन में आता है तो शंका और गहरी हो सकती है कि भाई चलो एक अकेले बिल से क्या होगा। ऐसा नहीं है, हम इसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास है, आइसोलेशन में नहीं है। मान्यवर, हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्यों बनाई है? फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए। कर तो दे, मगर ट्रेन मैन फोर्स कहां है भाई? हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं। तो क्या करना? फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं देना, फॉरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमने, मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी। यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हमने रचना की, जिससे वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और इसके अंदर R&D करने वाले बच्चे भी निकलेंगे हर विधा के अंदर। मान्यवर, आज 2 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी ने 6 राज्यों में राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर इस यूनिवर्सिटी से अटैच कैंपस और कॉलेज अलग अलग राज्य में खोले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी से और इसके संबंध कॉलेजों से अनेक विद्यार्थी बाहर आएंगे जो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। मान्यवर, और ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो तज्ञ बाहर आएंगे, वो केस को सजा कराने के लिए, अपराधी को सजा कराने के लिए
फॉरेंसिक साइंस के साइंटिफिक एविडेंस के बेस को मजबूत कर प्रोसिक्यूशन एजेंसी की मदद में रहेंगे। मान्यवर, ये हमारा आइसोलेशन में प्रयास नहीं है। हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी 2020 में बना है, और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के तहत जो बच्चे, कुछ बच्चे चाहते हैं बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ वकील बनना चाहते हैं, कोई पत्रकार बनना चाहते हैं, कोई राजनीति में आना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों की मंशा होती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मेरी कैरियर में रक्षा के क्षेत्र में बनाऊं। तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज कोर्स ही नहीं है। वो तो बेचारा बीएससी करता है, बीए करता है, बीकॉम करता है, फिर एग्जाम देता है, शरीर तगड़ा है तो सिलेक्ट हो जाता है, और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। तो क्यों नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो रक्षा के साथ जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के अंदर एक स्पेशलाइज फोर्स खड़ा करे, एक एक्सपर्ट्स खड़ा करे। रक्षा के क्षेत्र के साथ बहुत सारी विधाएं जुड़ी हुई, तो इसके लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके स्पेसिफिक अध्ययन के लिए हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया है मान्यवर। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर अपने संबंध कॉलेजों को बढ़ाने वाली है। मान्यवर, नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हमने समझना भी पड़ेगा और उसके सर्कल को तोड़ना भी पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस, देश की कानून प्रवर्तक एजेंसियां क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहे, पुलिस से क्रिमिनल 2 कदम आगे न रहे। पुलिस को सुसज्ज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, ये सारी चीजों को कर पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, वो नहीं आ सकता। उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, उसके हाथ में भी वेपन देना पड़ेगा। तो ये प्रयास पुलिस को सशक्त करना है, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रयास है। मान्यवर, नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते। हमने भी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसके ट्रेन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है इसका स्टडी करता है, इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बीपीआरएनडी के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। ये भी हमने नया इनिशिएटिव लिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत पुराने हो चुके, इसको भी बदलाव, मैंने सभी मान्य संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे कि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो आप जरूर भेज दीजिए, हम इसको अभी बना रहे हैं। और जहां तक बात करा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी को देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों को सुधार कर हम लाएंगे। निश्चित रूप से गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे और जांच परख कर ही मैं उसको गृह के अंदर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु इस बिल में इतने बड़े बदलाव ही नहीं हो रहे, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। मैं तो रिक्वायरमेंट पर हूं। चिदम्बरम साहब ने और सारे लोगों ने जो जवाब दिए उसके मुझे जवाब देने। मान्यवर, इसके अलावा हमने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का कार्यालय का भी सभी जगह, सभी राज्यों को मैंने पत्र लिखा है, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, हर राज्य की पुलिस को उस पर निगरानी रखे कि प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से हो। और ढेर सारे हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी मान्यवर लिए हैं। मैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को इसलिए बताना चाहता हूं कि सारी जो शंकाएं हो रही हैं वो शंकाओं का 2 मिनट में निरसन हो जाएगा ध्यान से सुनने के बाद। मान्यवर, एक CCTNS कर एक नेटवर्क सिस्टम भारत सरकार का चलता है। मैं इस ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 16,390 मतलब 100% पुलिस थानों ने
सीसीटीएनएस नेटवर्क को अपना लिया है और पूरे देश के थाने सीसीटीएनएस नेटवर्क से चलते हैं और 99% पुलिस स्टेशन में अब एफआईआर सीसीटीएनएस में सीधे दर्ज हो रही है। जहां नेटवर्क के थोड़े प्रॉब्लम है, इसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मान्यवर, सीसीटीएनएस नेटवर्क के अंदर 7.47 करोड़ एफआईआर उपलब्ध है। जो डेटा लीकेज की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसी, ये सारी एजेंसियां, राज्य की पुलिस भी इसका उपयोग कर रही है। मान्यवर, ई प्रोसिक्यूशन भी हमने चालू किया है और 751 जिलों में, प्रोसिक्यूशन के जिलों में ई अभियोजन को लागू कर दिया गया है। आज तक कोई फरियाद नहीं। ई प्रिजन, देश की 1259 जेलों में ई प्रिजन लागू कर दिया गया है, कोई फरियाद नहीं आई। ई फॉरेंसिक्स, 117 फॉरेंसिक लैब में ये लागू हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, आज तक कोई फरियाद नहीं। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS वो भी लागू हो गया है और ICJS के तहत अब सीसीटीएनएस, ई प्रिजन, ई कोर्ट और ई फॉरेंसिक को जोड़ने का भी काम अब चालू हो गया है और वो एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल भी बनाए गए हैं, जिससे देश भर के क्राइम का एनालिसिस होकर उसके रोकने के मॉड्यूल बने। कई राज्य ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कई जिले ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कुछ सागर किनारे के जिले हैं वहां अलग प्रकार के क्राइम होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार एक अलग प्रकार के क्राइम होते हैं जहां मैदानी इलाके हैं, कुछ जिले पहाड़ी हैं वहां अलग प्रकार। ये सबको ये एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल से हम एनालिसिस करते हैं और इसके समाधान BPRND को भेजते हैं। गृह मंत्रालय का मतलब आपके मन में बहुत सीमित है। मैं बहुत बोलना नहीं चाहता था, मगर जो व्याख्या मेरे मंत्रालय की आप लोगों के मन में है, मुझे लगा इसे मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आज इतनी डिटेल बात करता हूं। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO वो भी हमने लागू कर दिया है और देश भर में ये सिस्टम लागू हो गई। यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी ऑनलाइन उपलब्ध है मान्यवर और लगभग 11.83 लाख यौन अपराधियों का डेटा एजेंसियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई फरियाद नहीं आई। क्राइम एक्ट, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, उसको भी हमने लॉन्च कर दिया गया है और लगभग 59,937 लोगों ने क्राइम एक्ट का इस्तेमाल किया है और लगभग 23,000 अलर्ट्स इससे जनरेट हुए हैं। मान्यवर, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो की बात मैंने पहले आपको कर ही दी है। NCRB ने एक पोर्टल पर नागरिक सेवाएं शुरू की है, जिसके लॉन्च के बाद अब तक 2,27,400 लॉगिन हो चुके हैं और अलग अलग सेवाओं को उसको जवाब दिया गया है। लापता व्यक्ति की खोज, ये सीसीटीएनएस से लेकर हमने एक अलग सुविधा बनाई है। लापता व्यक्तियों की खोज, किसी भी व्यक्ति गुम हो जाता है तो उस पर पोर्टल पर आता है, वहाँ एक डेटाबेस होता है, इसके साथ मैचिंग होता है और मैं सदन को बताना चाहता हूँ, यही पोर्टल के तहत मान्यवर 14,513 लोग अपने परिवारजनों को वापिस लेने का काम मान्यवर हो। वाहन, सेकंड हैंड व्हीकल अगर किसी को खरीदना है तो चोरी का है नहीं है किसी को मालूम नहीं, लोग ले लेते हैं बेचारे, फिर पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, उनको भी पकड़ कर ले जाती है चोर के साथ साथ, तो उसको पहले कैसे मालूम है? तो हमने लगभग इसके लिए एक डेटाबेस सीसीटीएनएस से चोरी किए हुए वाहनों का जो कंप्लेन है उससे बनाया। लगभग 2,96,200 लोगों ने अपने खरीदने वाले वाहन का वहां डेटा भेजा, इसको मैच कर भेजा और 13,637 चोरी किए हुए लोग भी पकड़े गए और चोरी की हुई गाड़ियां भी पकड़ी गई। ये क्या उपयोग होना है मैं बताना चाहता हूं। घोषित अपराधी, उसको भी सीसीटीएनएस पर लिया है और ये सारे एनालिटिक मॉड्यूल इसका एनालिसिस करें मान्यवर। तो घोषित अपराधी
जो पुलिस ने हमारे यहाँ अलग अलग राज्य के थानों ने, डीआईजी ने, आईजी ने या डीजी पुलिस ने भेजे, इसमें से घोषित अपराधी भगोड़े 16,176 लोगों को पकड़ने का काम इस नेटवर्क के माध्यम से हुआ। मान्यवर, आईसीजेएस के एनालिटिकल टूल के द्वारा भी हमने बहुत सारा खर्चा किया है। मान्यवर, लगभग 2050 करोड़ का खर्चा भारत सरकार ने सारी व्यवस्थाओं की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिल आइसोलेशन में नहीं है, ये बिल है सबके अंदर एक खूंटी कड़ी है। हमारे पास क्रिमिनल का डेटा नहीं है, वो क्रिमिनल का डेटा इसके अंदर ऐड होने से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बहुत सरल हो जाएगा। और क्या भय है, किस चीज का भय है? मान्यवर, I4C के माध्यम से ढेर सारे और भी अलग अलग सेवाएं ली हैं और 112 के माध्यम से सभी पुलिस सेवाओं को एक ही फोन नंबर पर लाने का काम भी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मान्यवर, मैं इसलिए बताना चाहता था कि ये जो हमें जिस तरह से कटघरे में खड़े करने का प्रयास हो रहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना जनता के मन में भी ऐसी भावना जानी चाहिए, ना सदन के सदस्यों के मन में भी ऐसी भावना जानी। हमें भी मालूम है ये जो लोकतंत्र के अंदर कुर्सी होती है ना, ये यावत चंद्र दिवाकरों नहीं होती है, कल कोई भी आ सकता है। तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं। मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत में चांटा भी लगा। मान्यवर, भय से हम नहीं जीते हैं और किसी भय के अधीन देश के करोड़ों लोगों को क्राइम की दुनिया से लड़ने का, उससे सुरक्षा का उपाय न करें, ये कोई ठीक बात नहीं है, ना जो सोचने का तरीका ठीक है। मान्यवर, दोष सिद्धि का जो प्रमाण कम है, इस पर कई सारी कमिटियों ने, कई सारे लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। प्रमुखतः 3 ही कारण बताए गए हैं मान्यवर। एक तो सबूतों की कमी, सबूतों की कमी के आधार पर प्रतिवर्ष 7.5 लाख केस में आरोपी छोड़ दिए जाते हैं। अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रखें तो मैं मानता हूं कि ये केसों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसों में सजा का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। न्याय की प्रतीक्षा, अदालत बार प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कहती है कि भाई आप और सबूत लेकर आइए, और सबूत लेकर आइए, और डेट पर डेट पड़ती है, न्याय लेट होता जाता है। जो निर्दोष है वो भी बेचारा आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे समाप्त हो जाए। और वित्तीय क्षमता भी कम है। जब डेट पर डेट पड़ती है तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है, जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं, इनके घर के घर बिक जाते हैं, वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। अगर प्रॉम्प्ट एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूं अगर साइंटिफिक एविडेंस का प्रमाण हमने बढ़ाया तो न्याय जल्दी मिलेगा। मान्यवर, ये बिल लाने के लिए उद्देश्य के लिए कुछ पूछ रहे थे, मैं ये भी आगे तो मैंने उद्देश्य बताया, मगर एक और उद्देश्य बताना चाहता हूँ। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन 3rd डिग्री पर इस जमाने में निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को 3rd डिग्री पर से बदलकर तकनीक की डिग्री पर हम ले जाना चाहते हैं, डेटा की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं। और ये सब सहमत हो गए कि 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करना चाहिए। कब बंद होगा? जब उसको साइंटिफिक एविडेंस का आधार लेंगे। इसलिए मान्यवर, ये बिल लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, ढेर सारी बातें हैं, मैं इसके दूसरे हिस्से में बताऊंगा। अब कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल भी मुझे पूछे हैं, शंकाएं भी करी है और मैं मानता हूं कि उनका अधिकार है। सबसे पहले श्री चिदम्बरम जी ने पूछा कि
गृह मंत्री स्पष्ट करे कि ये जो आपने माप की व्याख्या की है वो व्याख्या के अंदर नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट आता है या नहीं आता है? ना जी, नहीं आता है। इस बिल का कोई प्रावधान किसी भी कैदी का नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करने की इजाजत नहीं देता है। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, तो इसलिए किसी को ये शंका रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बाद पूछा मान्यवर कि पुत्तुस्वामी केस में जो निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुत्तुस्वामी केस के अंदर उन्होंने और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका ओवरलैप न हो इसलिए 3 अपवाद दिए हैं। ऐसा कानून सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए। मैं मानता हूं ये सक्षम विधायिका है, चिदंबरम साहब भी मानते होंगे। ऐसा यह वैध देश हित में होना चाहिए। तो जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराने से बड़ा वैध देश हित क्या हो सकता है बोला? तो वैध देश हित के अंदर भी है। मान्यवर, तीसरा उन्होंने कहा है कि ये अनुपातिक होना चाहिए। मान्यवर, ये कानून जो है वो अनुपातिक भी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हाथ मजबूत करने और अपराध को सिद्ध करने के और इसके द्वारा व्यक्तियों के, जो प्रताड़ित व्यक्ति हुए, इसके मौलिक अधिकारों का रक्षा में के बीच में संतुलन बनाने के लिए कानून लेकर हम आए हैं। अभी एक तरफा ही है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है, जो विक्टिम है, इसके अधिकार के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो कानून है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो अपराध करने वाले हैं उसको सजा करें। किसी भी तरह से ये पुत्तुस्वामी केस के निर्दोषों का उल्लंघन मान्यवर नहीं करता है। इन्होंने 14, 19, 20, 3 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा। मैंने इसको मान्यवर एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है, एक उल्लेख धारा 3 का किया। मैं वो ठीक है, बिल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूँगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धारा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दे। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के पार रहना पड़ेगा। परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं मान्यवर, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे हमारा अधिकार भी रखा है। बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मान्यवर मालूम होगा। मान्यवर, जो यही है, अगर नागरिक धरना देता है तो उस पर केस होगा, जिसकी मैंने बात कर ली। पुत्तुस्वामी केस वाली भी बात मान्यवर मैंने कर ली है। मान्यवर, इसके बाद विनय विश्वम जी ने कहा कि 124A सरकार लगा रही है। हम 124A के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124A का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है उनकी, और आप हमें 124 से समझा रहे हो? क्या 124 से समझा रहे हो? प्लीज प्लीज, मैं 124A को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज प्लीज प्लीज, नो प्लीज 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 प्लीज,
in Kerala, under 124A, nobody is implied. Thank you. Yes, please, please. Thank you, Vinay ji. I request you to correct yourself. Please, please. अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई, Wrong statement. Thank you, Vinay ji. ढेर सारे उदाहरण। Thank you. Thank you. Thank you. Please, please, please. No, let homeless, please. Please, Vinay ji, please no. मान्यवर, No, please, please. मान्यवर इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। मान्यवर, केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए हैं वो मैं सदन पर रखने के लिए तैयार। Please. मैं इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा, राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही विश्व जी, प्लीज। स्टेटमेंट नहीं करता। माननीय मंत्री जी की बात जा रही, प्लीज। मान्यवर, प्लीज, 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 प्लीज। मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू, मान्यवर आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर, कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। प्लीज, 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 मान्यवर, प्लीज, 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 प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाए। आप बोले, आप बोले, आप बोले, प्लीज बोले। मान्यवर, ये पूछते हैं आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? कैसे ना बोल सकते हो? ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी के ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे, और किसी की नहीं। प्लीज, 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 मान्यवर, प्लीज, 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 माननीय, प्लीज, प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे, प्लीज, 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 थैंक यू, प्लीज, प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज, प्लीज। मान्यवर, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग, भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है, OBC SC ST माइनॉरिटी। थैंक यू, यही मैं बोला। थैंक यू। तो मान्यवर, अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है। किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर, उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है,
मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे सीआर सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता माननीय। मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन, फासिस्ट शब्द की मान्यवर में ममता दीदी का नाम वापिस लेता हूं। बैठ जाओ, ले लिया वापिस। ममता जी का नाम, ये प्लीज बैठ जाए। ममता दीदी का नाम मैं वापिस लेता। मान्यवर, फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है, उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा है। बाबा, आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत लीजिए। अंत में मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, nothing is going on in court. सीट पर बैठ करना बोले, प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज प्लीज अंत में प्लीज प्लीज मान्यवर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी भी निजता का भंग करने की नहीं है, किसी के भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन करने की नहीं है मान्यवर, और ना किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो, ऐसे लूपहोल्स भी हम नहीं रखेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी, मगर सभी का निजता और ह्यूमन राइट का वायोलेशन भी नहीं। धन्यवाद। Thank you. I shall first put the amendment moved by Sri Tiruchu Siva for reference of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Let me, please, sir. No, I passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that, please, 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 please. I cannot allow debate now. Please. Mane sir, I cannot allow debate. No, Vijay sir, please, no, please. Mr. Chidambaram, please. Please. Please, please. Please, please. Mr. Chidambaram, please you speak. Mr. Chidambaram, please you speak. Please you speak. Please. Please. Honorable Home Minister, just a moment, Mr. Just a moment. Let me. He is calling me. He is calling me. He is calling me now. Please, please. The Honorable Home Minister. What is it mean? Please. The Honorable Home Minister has answered two of my questions. Please, Patel. Please, no, please. Then I'll move to the bill. I'll move to the bill now. I shall first put, no, I'm moving it. I shall first put the amendment moved by Sri Tiruchu Siva for reference of the Criminal Procedure Identification Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill to authorize for taking measurement of convicts and other persons for the purpose of identification and investigation in criminal matters and to preserve records and for matters, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आप लोगों की बात, for the matters connected therewith and incidental thereto as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri John Betas, Sri G.C. Chandrasekhar, Srimati Bandana Chauhan, Sri Shakti Singh Gohil, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Jose K. Mani, Sri Sanjay Raut, Sri Sukhendra Shekhar Roy, Sri Sanjay Singh, Sri Tiruchu Siva, with Binay Vishwam, with instruction to report by the last day of the first week of the next 257 session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have been, division. Okay, please. Division. Please.
Please clear the lobby for division. क्या करना है? Division. Let the lobbies be cleared. Please let the lobbies be cleared for division. माननीय सदस्यगण कृपया प्लीज शांति बनाओ प्लीज. अभी क्या करना? प्लीज शांति बना रखें. प्लीज प्लीज प्लीज. प्लीज 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 बैठे. कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. आप डिवीजन के लिए प्रोसेस में चल रहे. माननीय सांसदगण प्लीज अपने सीट पर बैठे. डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है. एक आदमी बताइए. एक आदमी स्लिप से ही होगा. प्लीज 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 प्लीज. पूछ लीजिए. क्या अभी क्या पढ़े? Honorable members, now Secretary General will explain the voting procedure. Honorable members, as you are aware that during these pandemic days, special sitting arrangements have been made and specific seats have not been assigned to the members. Therefore, it is not possible to conduct voting through the automatic vote recording system in this sitting arrangement. Therefore, voting will be done through the division slips. Members are requested to legibly write their names, date, and in place of division number, their identity card numbers on the division slips if they remember.
The division slips will be distributed to the honorable members in the Rajya Sabha chamber and the Rajya Sabha galleries simultaneously by the officials of the Secretariat on duty. Honorable members may cast their votes by ticking the relevant box titled as ayes, noes or abstain on the division slips as per their choice, and then hand over the slip to the officials after putting their full signatures. The officials of the Secretariat will collect the duly filled in division slips from the members and hand it over to the officers at the table in the Rajya Sabha chamber. As the slips have to be collected from the galleries also and then brought to the table here, members are requested to kindly be patient and wait for the result of the voting to be announced. Your cooperation will be highly appreciated. I shall now put the amendment for reference of the bill to select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. Division. Secretary General. Honorable members, division clerks will now distribute the division slips. Members may record their option on the division slips and ensure that they have put their signature and written their names and IC numbers legibly before handing over the slips to the division clerks. This is the division on the amendment. ये सब तो हट जाएगा ना।
door is closed. It is good, please. Honorable members, result of the division on the motion for reference of the bill to select committee, subject to correction, ayes 59, noes 97, abstain nil. The motion is negative. The motion is negative. ये पढ़ लें. Honorable members, since the House has already expressed its opinion for not referring the bill to a select committee on the amendment moved by Sri Tiruchi Sivaji, the other amendment given by Sri Sukhendu Shekhar Roy ji has become infructuous. I shall now put the motion moved by Sri Amit Shah to vote. The question is that the Criminal Procedure Identification Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 1 by Sri Tiruchi Sivaji. Are you moving? Number 3 to 5 by Sri John British. Absent. Number 22 to 24 by Sri Binay Vishwamji. Are you moving? Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri Tiruchi Sivaji to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 9 amendments. Number 6 to 11 by Sri John Britas. Absent. Number 25 to 27, Sri Vinay Vishwam. Moving. So amendment moved. I shall now put the amendments moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 12 to 13 by Sri John Britas. Abstain. Not moved. Number 28 to 30 by Sri Vinay Vishwam. Amendments moved. I shall now put the amendments moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 4 amendments. Number 2 by Sri Tiruchi Siva. Moving, sir. Moved. Number 14 to 16 by Sri John Britas. Abstain. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri Tiruchi Siva to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 17 and 18 by Sri John Britas. Abstain. Number 31 by Sri Vinay Vishwam. Moved. Amendments moved. I shall now put the amendment moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative.
I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There is one amendment, number 32 by Sri Vinay Vishwam. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There are two amendments, number 19 and 20 by Sri John Britas. Abstain. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There is one amendment, number 21 by Sri John Britas. Not absent. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Amit Shah to move that the bill be passed. Sri Amit Shah ji to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Let the lobby is open. Let the lobby is open. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 6th April 2022 passed the Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. Thank you. Now special mentions Sri Jawahar Sarkar ji. Please. माननीय सदस्यगण स्पेशल मेंशन हो रहा है. प्लीज हाउस. I take it as late, sir. प्लीज ले. थैंक यू. आप पढ़ दें. A statement. किसको देना है? 10-15 गांधी स्टैचू. ये ले कर दिया हूँ. श्री फूलो देवी नेताम एसोसिएट. अध्यक्ष महोदय, एनबीसीसी द्वारा घटिया निर्माण कार्य से पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारी को न्याय दिलाने के संबंध में मैं ले करती हूँ. थैंक यू. धन्यवाद. श्री संजय राउत जी. माननीय संजय राउत जी, प्लीज. हाँ, माइक प्लीज, माइक. हाँ, it's on. I am laying the special mention regarding need to establish fast track development tribunal in the country. Thank you. Susmita Dev ji, please. Sir, are we allowed to read or? Yes, you can read. Can I? Text updation of National Register of Citizens was conducted in Assam under the supervision of the Supreme Court. A draft NRC was published on 30th July 2018, leaving out 40,70,707 persons as ineligible for inclusion. Wide order dated 13th August 2019, the Supreme Court directed the NRC coordinator to set up a security regime for NRC biometric data as per Aadhaar regime. On 31st August 2019, a final list of NRC was released. 21 lakh people were included and about 19 lakh were left out, sir. The biometrics have been withheld of about 26 lakh people, including those whose names appeared in the NRC final draft list, citing the modalities. Clause 9 of the said modalities state that once the final NRC has been published,
persons who are included in it will be given an Aadhaar number as citizens. However, that has not happened on the grounds that the process of claims and objections have to be completed, which can take a long time. As a consequence, lakhs of people are deprived of basic amenities connected to Aadhaar, even though they are not declared as foreigners, depriving them from their fundamental right of life, livelihood, education, and prevents access to government schemes requiring mandatory Aadhaar registration. The court has stated that no coercive action shall be taken against the people left out of the NRC until final notification. The central government should take steps either in court or other legislative action to release the biometric data and remove this anomaly. Thank you, sir. थैंक यू सुष्मिता जी। माननीय सदस्यगण, अगर आपकी अनुमति हो तो फौजिया खान जी को कुछ आवश्यक काम से बाहर जाना है, तो उन्हें पहले मैं पढ़ने की इजाजत दे दूं। फौजिया जी। Thank you very much, Honorable Deputy Chairman, sir. I would like to throw light onto the growing issue of a relatively untapped disability, which is the learning disability. Learning disabilities constitute a heterogeneous group of disorders of which the center impairment is cognitive processing. While there has been no macro-level study to estimate the prevalence of such learning disabilities amongst children, multiple independent studies calculate the range of its occurrence between 10 and 12% of the school-going population. Roughly, this translates into at least 4 children in a classroom with learning disabilities. This issue gets further complicated due to the lack of teacher awareness, of clear-cut assessment procedures, or indigenous tools for assessment of processing deficits, intelligence testing, and testing for proficiency in reading and writing. Having said that, learning disability being relatively newly recognized in India, there are still no clear-cut and commonly accepted assessment procedures, policies, or indigenous tools to diagnose LD in India. And if not addressed, we stand to lose out on a significant chunk of the literate population from the future productive workforce of the country. Hence, the government needs to formulate a constructive policy in this regard under the ambit of the Mental Health Care Act, as well as an educational law must be brought in for this. This would ensure the much deprived support that could turn schools and educational institutions into inclusive and accessible spaces for all, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Dr. Binay P. Sahasrabudhe. Particular subject as special mention on the table of the House, which is about developing a prudent ecosystem for e-sports, including legally permissible e-gaming. This has earlier also been mentioned over here, but I would like to draw the attention of the House to the fact that out of the 8 games that are medal sports in the Asian Games 2022, 2 are banned in India by the Ministry of Electronics and Information Technology due to data pilferage concerns. What is required is to have a more holistic outlook towards esports and gaming, and in that regard, there has to be some efforts on the part of the government to ensure that India's flag is represented and players are selected for these tournaments in fair and transparent manner. I request that wider consultations need to be held to develop a prudent esports ecosystem in India to further economic growth as well as job creations. Thank you. Sri Muhammad Nadimul Haq ji. Thank you, sir. My special mention is need to address the lags under the Jal Mission project. The Union government has set a target of 49 million households to provide pipe water connections under Jal Mission in financial year 2021-22. However, the government has been able to cover only 19.8 million households, which is far below the target. The pace of providing piped water connections in financial year 22-23 is also likely to drop by 60%, which is extremely concerning. Some states such as Uttar Pradesh are also lagging behind, where the state government has been able to provide hardly 6.5 lakh connections.
Bengal, on the other hand, has outperformed all other states. It ranked first among all states in terms of providing tap water connections to households since November 2021. Bengal has provided tap water connection to approximately 23 lakh households in the current fiscal year and has set a target of providing tap water connections to 1,77 lakh families by 2024. Under its Jal Swapno project, Bengal can be a golden example of how the targets of providing water connections to all households can be achieved in an expedited manner without any lags. I urge the government to take steps to ensure that the work under the Jal Mission project is expedited to ensure that every household in a country has access to water. Thank you, Nathamulji. Honorable Sri M. Shanmugam. Thank you, sir. I raise to this subject need to make permanent the services of doctors and healthcare workers employed on contract basis under the National Health Mission. Sir, since 2005, the National Health Mission, Rashtriya Swasthya Mission, is being run by the Government of India, in which the doctors are recruited on contract basis. As you know, during the COVID pandemic, the health facilities were in great demand, and these doctors and health workers engaged in a contract basis served the patients even under the adverse circumstances without worrying about their lives. Due to less number of COVID reported cases in various hospitals, orders are being issued to terminate the services of these contract doctors and health workers. Recently, many doctors, nurses and health workers engaged in various hospitals in Delhi like RML Hospital, Lady Hardinge Hospital, Rajkumari Amrit College of Nursing have been terminated despite the labor dispute are pending in the labor tribunals. Thousands of doctors or health workers are in the street and staging dharna protests against the termination of these services, saviors who really saved the lives of lakhs and lakhs of people in the country in the worst COVID pandemic. I would therefore urge upon the Minister of Health and Family Welfare to honor the hard work of these doctors and health workers. Their services should be regularized and they should be given permanent jobs and on the respective posts so that the doctors-patients ratio could be improved in the country, and the nation is ever prepared to face such challenges. Basic health facilities should reach the lowest rung of the society, and you can make Ayushman Bharat scheme success. Thank you, sir. Thank you, Shanmugam ji. Manya Ajodhya Rami Reddy. Thank you, sir. My special mention today is on awareness for importance of soil health. With the incessant rain and flash floods happening regularly along with climate changes, the top fertile soil and its nutrients are washed away, leaving the soils infertile without any proper nutrients. According to the United Nations Food and Agriculture Organization, a third of world soil is now moderately to heavily degraded due to various reasons, including topsoil erosion and loss of essential nutrients. It is essential that we do everything to protect the soil, to keep it safe and fertile with essential nutrients and its quality intact. Around 12 million hectares of land are lost due to desertification every year. Climate change, spread of intensive agriculture, deforestation and industrial activities have accelerated the degradation of topsoil, affecting the quality of soils everywhere. Even the farming practices such as tilling and breakup of the soil destroys its natural structure, killing many of the vital bacteria and fungi that live there, which add value to the soil and its fertility. Soil is also a key to storing and preserving water and acts like a sponge that soaks up in rain and keeps the moisture and other essentials intact. Excessive use of pesticide and use of inorganic fertilizers can accumulate matter in the soil, affecting the
affecting it and leave the soil in a very unhealthy way. I appeal to the government to help protect the soil of our agricultural lands by creating more awareness about the importance of soil health for our future generations. Thank you, sir. Thank you, Jyotirami Reddy ji. Honorable Sri Luigino Falero. Thank you, sir. Demand for representation of ST community in the Goa Assembly. Goa comprises of 10.23% scheduled tribe population consisting of Gaudas, Kunbis and Velips. Even after 60 years of Goa's liberation, these members have been unable to find full and proper representation in the State Assembly of Goa. Gaudas, Kunbis and Velips were notified under Scheduled Caste, Scheduled Tribe Amendment Act 2002 on 8 January 2003. Yet, 19 years pass, they are kept outside the Goa Assembly. This is a clear violation of Article 332 and Article 330 of our Constitution. I remember with nostalgia in 1980, I was privileged to lead the movement of Goa's scheduled tribes as president of Gauda Vikas Mandal. Even though I don't belong to this community, we fought for the reservation of professional colleges and in employment. Today, they have the reservation in panchayats, municipalities, Zila panchayats, except in the Goa Assembly. This step empowered the communities to live more dignified lives as at par with other citizens of Goa. However, this progress has been left incomplete as these communities were not provided the due representation in the Goa Assembly. India is the world's largest democracy, and yet it is very sad that Gaudas, Kunbis and Velips are oppressed, suppressed and exploited socially, economically and politically. Even after 60 years of liberation of Goa and 19 years after the declaration of India's scheduled tribes, first by the colonial powers and now due to lack of political representation, I urge the Government of India to end this hostile discrimination and provide proportional and equitable representation in the Goa Assembly as per mandate of the Constitution. Thank you. Srimati Chhaya Verma. महोदय, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत कम राशि छत्तीसगढ़ राज्य को जारी की जा रही है। वर्ष 14-15 में जहां केंद्रीय योजनाओं के तहत 75% का अनुपात था, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्रीय योजनाओं के तहत 64 से लेकर 50% तक ही धनराशि जारी की जा रही है। इससे जहां 2014 में राज्य की तत्कालीन सरकार को 15% राशि केंद्रीय योजनाओं के तहत संपन्न होने वाले कार्यों पर अपने संसाधन से खर्च करना पड़ता था, वहीं अब वर्तमान राज्य सरकार को 36 से लेकर 50% तक की राशि अपने संसाधनों के तहत खर्च करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एकीकृत बाल विकास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जल जीवन मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार वर्ष 2014-15 की भांति केंद्रीय अंश की राशि 75% दे, न कि कम करके 50%। इस मानवीय विसंगति को छत्तीसगढ़ की जनता के हित में अविलंब दूर किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर। माननीय अनिल देसाई जी। Deputy Chairman, sir. So my subject is regarding scam of fake GST billing. Sir, there are media reports suggesting that in several states there are instances of creating of fake billing transactions worth of crores of rupees by unscrupulous and dummy business houses, traders, and draining several crores of rupees from the government coffers through fraudulent claims for input tax credit. This shows that there are still several loopholes in the GST system introduced by the government in July 2017. There are some basic lacunas in the system, and grant of GST registrations without any physical verification of the location of businesses is one of it. There is no office or establishment, but these dummy firms obtain GST registration numbers and submit fraudulent claim for credit. The fraudsters have floated multiple dummy firms, obtained GST registrations,
issued fake GST invoices of GST without actual supply of goods and services, and passed on ineligible ITC, that is input tax credit accrued from the bogus invoices, to clients for a commission, who subsequently used it to make GST payments, causing losses to the government. In such a situation, government must consider the ways and means to stop this malpractice. Government should deploy more staff and offer incentives to detect such frauds and save government money from draining to these dummy firms and people. Thank you. धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, and must express my gratitude. My subject is demand to publish employment calendar, sir. The persistence of sizable unemployment in the midst of the rising poverty is a matter of concern for the country. This high unemployment needs to be seen in the context of vacant seats in public sector institutions, particularly the reserved seats. With government jobs being limited, high vacancy in view of outsourcing of jobs for substantive posts have created unrest among the applicants. It has been observed that the continuous backlog of vacancies is a continuing process in different departments and ministries. The lack of transparent and periodic data about employment goes against the spirit of active citizenship and democracy, sir. Hence, there is an urgent need to have current, accurate, and publicly available data about employment and vacancies in government departments. In this regard, the Ministry of Labour and Employment must collect information from every department, area, corporations about vacancies in a year and publish an employment calendar at the earliest. The employment calendar should also contain the estimates of the labour force, employment and unemployment on an annual basis in rural and urban areas, and for the two areas combined at the national and state levels for the entire population. Thank you very much, sir. Dr. Prashant Nanda ji. Thank you, sir. My subject is establishing marine police stations and 3 new cities. There is critical gap in the coastline of Odisha in the district of Baleshwar. South of Balramgadi, marine police station, and huge gap after Arakkuda marine police station in coastal areas of Puri district. Hence, it is required to establish 1 marine police station each in Baleshwar and Puri district. Accordingly, a proposal has been submitted to the Ministry of Home Affairs by letter number 432/CS dated 28/2016. Sanction of the government is yet to be received. There is no exclusive jetties for marine police in the state of Odisha. A proposal has been sent to the Ministry of Home Affairs, New Delhi, by letter number 309/CS dated 28/2015 for provision of additional funds of rupees 400 crore for construction of 3 jetties at Bhubaneswar in Baleshwar district, Sipasaruvali in Puri district, and Maluda in Khordha district along Odisha coast. Will the Government of India make provision for construction of 3 new jetties along Odisha coast? Government of Odisha have submitted a proposal to Ministry of Home Affairs, New Delhi, for establishment of a coastal security headquarters with modern control room in Bhubaneswar to monitor movements of boats in coastal area, including boats of marine police stations, by using GPS technology and modern communication facilities. I urge the Government of India to sanction the above proposal. Thank you, Dr. Prashant Nanda ji. Srimati Mausam Noor ji. Thank you, sir. So my special mention is on delay in dispersal of funds of Bengal. The West Bengal government has not received any money from central funds since 26 December 2021, in exception to the rule that MGNREGA funds should be dispersed after 15 days work. Rupees 1613.61 crore against 8 crore mandates have not been released by the center under MGNREGA. Bengal is currently rated second in the country in terms of mandates created under the 100-day job scheme and first in terms of workforce strength. Until 7th March, approximately 34 crore mandates have been created in the current fiscal year. In terms of workforce strength,
The state stands first in the country, having managed to employ a total of 1,798,452 workers under this scheme. Moreover, the union government has given approval of rupees 645 crores in connection with Mission Nirmal Bangla, but no money has been released till date in the financial year 2021-2022. Similarly, 21-22. Similarly, 38.95 lakh families were determined eligible after 56.86 lakh families were registered under the Bangla Awas Yojana. However, Bengal did not receive the sanction despite the fact that 23 other states did. There is an urgent need to address the delays in dispersal of funds to Bengal government. In the past as well, there has been delays in clearing the dues of the state government by the union government. It is therefore imperative that the union government takes cognizance of the situation and immediately disperse the dues owed to the state. Thank you, sir. Thank you. माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी. थैंक यू सर. उपाध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर बांदा राष्ट्रीय मार्ग के बीच कस्बों में बाईपास रोड बनाने हेतु रख रहा हूं. महोदय, आपका ध्यान अवलंबनीय लोकमत के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं. उत्तर प्रदेश के फतेहपुर बांदा बहराइच के राष्ट्रीय मार्ग वन मार्गों के कस्बा तिंदवारी, ललौली, शाह, गाजीपुर, बिंदकी कस्बा में घनी आबादी तथा बाजार होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. कई कई घंटे रास्ते जाम रहते हैं. इसलिए उपरोक्त कस्बों में बाईपास रोड बनाना आवश्यक है. अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर बांदा बहराइच के राष्ट्रीय मार्गों के कस्बा तिंदवारी, ललौली, शाह, गाजीपुर, बिंदकी कस्बा में बाईपास रोड बनाने हेतु सरकार को निर्देश देने की कृपा करें. धन्यवाद. धन्यवाद. माननीय डेरिक जी. Sir, thank you. Sir, you didn't allow us a discussion on price rise. Thank you for this. Sir, the special mention is on the need to address the delay in dispersal of Provident Fund for those with Portuguese origin names in Goa and the rest of India. So, owing to the computer programming, people are facing hardship redeeming their Provident Fund, and NEFT transfers are being refused by the EPFO. So the software actually is unable to process any name which has an apostrophe or a dash in it. Please. EPFO officials are now asking individuals to change their surnames in government-issued KYC documents such as Aadhaar, passport, and PF processing. So the names were accepted earlier in these documents, but now they are not. So asking to change such surnames, sir, is, you will agree, very unfair and illegal. Why should Indian citizens who have an apostrophe or a hyphen in their names be pressurized to change their names? Sir, this hurts citizens, especially the citizens of Goa. Let me tell you why. Because names with an apostrophe in their surnames, such as De Cruz, De Rosario, De Silva, De Gama, Desa, De Mello, these are common names, sir, especially from Salsette in South Goa. And there are many with these surnames who live across Goa, but especially in Nuvim, Fatorda, Kutturim, Margao, Naveli, Benauli, Velim, Kunkulam, no long list. Sir, besides these names of Portuguese descent, there is a microscopic community, sir, only few 100,000. The community I belong to, the Anglo-Indian community. So some of us also have, because of some European descent, someone's great-grandfather, Anglo, so those names also have apostrophes, like O'Connor, O'Donnell. Okay. Right. Similarly, there are certain double-barrel names. So, say Taylor Smith or any name with a hyphen in it would be rejected, sir, by the EPFO. Asking Indian citizens to change their names because of a computer program, sir, is quite unnecessary. So the government had promised us a seamless digital experience. The Home Minister gave us a half-an-hour speech on that, sir. Please. I urge the government to modify the EPFO software to accommodate all names with apostrophes and hyphens. No one should be deprived of their Provident Fund, and no one in the beautiful state of Goa must be humiliated. Thank you, sir.
माननीय जॉन ब्रिटास, absent. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 7th April 2022.